हाँ जी बच्चों, देखो बेटा, हम अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। ये अकाउंट्स हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए एप्लीकेबल है। सेमेस्टर 1 में अकाउंट्स है। इस साल से कोर्स थोड़ा चेंज हुआ है। पहले कोर्स कंटेंट के बारे में बात करते हैं। बेटे, कोर्स कंटेंट आपका अकाउंट्स का मैं बात करूं तो क्या क्या यूनिट्स हैं। यूनिट्स 1, इस यूनिट में थ्योरी है। थ्योरी में क्या क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड थ्योरी है, कुछ नॉर्मल अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरीज हैं, और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 11 मार्क्स का। एग्जाम में हर क्वेश्चन में बेटे एग्जाम में इंटरनल चॉइस रहेगी। एक क्वेश्चन आएगा, मतलब इस एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है। अब ये थ्योरी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी आएगी। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है बेटे, यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में थ्योरी है। थ्योरी के अंदर क्या है वो बहुत ज्यादा डिटेल में यहां मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IND AS, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सारा कुछ यहां पर होगा। ठीक है। फिर आ जाइए यूनिट 2। यूनिट 2 यहां पर भी थ्योरी है प्लस इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पर क्वेश्चंस हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में होता है प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर डिलीट होकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर के मर्ज हो गया है। तो यूनिट 2 में थ्योरी भी है, प्लस इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी है, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, मतलब एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 11 मार्क्स का रहेगा। इस यूनिट से भी यही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का फिर दोबारा मैं मतलब बताऊंगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इनको अप्लाई करने का है आपको। क्लियर? फिर यहां पर वही है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट होंगे, दोनों में से कोई एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आ जाइए यूनिट 3। फिर आ जाइए यूनिट 3। यूनिट 3 में आ गया आपका फाइनल अकाउंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर मैं लिखता हूं ये एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, अगेन 11 मार्क्स का होगा। यहां पर बेटे फिर दोबारा वही है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 3 के 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट करना होगा। इट इज एक्सपेक्टेड कि एक फाइनल अकाउंट से आएगा और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आएगा। इन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत इन्हीं क्वेश्चंस की थ्योरी हो सकती है और हो सकता है थ्योरी ना भी हो। क्लियर? तो यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, इसमें से प्रैक्टिकल आएगा। फिर आगे आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके जो चैप्टर्स कवर है वो 3 हैं। पहले लिखो ब्रांच, उसके बाद लिखो डिपार्टमेंटल, उसके बाद लिखिए लीज, लिखा। अब सुनो बेटे, बोर्ड पर देखना, जरा ध्यान से देखना, बाद में नोट करना।
यहां से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन एग्जाम के बनते हैं। दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स ईच होंगे बताओ तो? 11 मार्क्स ईच। इतनी रूटीन कंप्लीट है। फिर मैं रिपीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 2 पार्ट, दोनों में से कोई एक करना है। यहां पर भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का मिक्सचर होगा। ब्रांच डिपार्टमेंटल दोनों प्रैक्टिकल भी हैं और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी भी आ सकती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी। लीज अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल भी बनता है और थ्योरी भी बनती है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जाम की, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका वो एग्जाम है जिसके लिए थ्योरी का पेपर होगा, 2.5 आवर्स का पेपर होगा। और कितने मार्क्स हैं अगर हम काउंट करें? 5 क्वेश्चंस हैं, 11 into 5, 55 मार्क्स का ये एग्जाम है। तो बेसिकली जिस चीज के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं वो ये 4 यूनिट्स हैं। ये 4 यूनिट्स आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट नहीं करती है। रिपीट वंस अगेन, टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का है। अभी तक मैंने बोर्ड पर कितने मार्क्स लिखे हैं? 55 मार्क्स। इसके लिए आप क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर रेस्ट 45 मार्क्स कहाँ गए? आप सुनो, 25 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट में होता क्या है? इंटरनल असेसमेंट में ये रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट होती है। जो रेगुलर कॉलेज नहीं है, एसओएल है, तो उसमें वो बताएंगे कि इंटरनल असेसमेंट वो करेंगे या फिर इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं चैप्टर्स का वेट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपका अगर एसओएल है तो मे बी आपका जो पेपर होगा वो ज्यादा मार्क्स का होगा। वो डिपेंड करता है कि क्या वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट में आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं वगैरह। तो 55 + 25 टोटल कितना हुआ बताओ तो? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर ये हो गया। अब सबके लिए 20 मार्क्स का कंप्यूटर है, इसको यूनिट 5 बोल रहे हैं। यूनिट 5 दैट इज 20 मार्क्स कंप्यूटर अकाउंटिंग। सबके लिए बेटे एक प्रैक्टिकल है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यहां पर किसी भी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके आपको कुछ चीजें देखनी है। ये 1 आवर का प्रैक्टिकल होगा। ये क्या होगा? 1 आवर का प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपसे ये देखा जाएगा आप मशीन को, कंप्यूटर को अच्छी तरह हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, उस कंप्यूटर पे आप कोई कंपनी क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं, उस कंप्यूटर में आप जर्नल एंट्रीज वगैरह कर पा रहे हैं या नहीं। जर्नल एंट्री के बाद ऑटोमेटिकली लेजर वगैरह बन जाता है, उनकी डे एंड की रिपोर्टिंग बैलेंस शीट तक आप जा पा रहे हैं। ये चीज सारी ऑब्जेक्टिव है, आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। क्लियर? तो हमारा पार्ट 2 चीजों में डिपेंडेंट है। एक यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक की प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग की प्रिपरेशन ऐसा स्पेसिफिकली हम नहीं करवाएंगे, वो 1 to 1 अगर आपको हमसे कोचिंग लेनी है तो उसकी ले सकते। क्लियर? अब हमारी कोचिंग की फीस जो है या कोचिंग किस तरीके से चलेगी वो मैं रिपीट करता हूँ। इस 20 मार्क्स के लिए इंडिविजुअली आपको मुझसे कनेक्ट होना होगा। मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको इन्हीं यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं यूनिट्स के बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट होगा। इसकी फीस हम लोगों ने जो रखी हुई है, फीस को अभी छोड़ दीजिए, मोड ऑफ लर्निंग देखते हैं। एक बेटे लर्निंग का है ऑफलाइन क्लासेस। आपके एग्जाम जो है 1.5 मंथ बाद है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1.5 मंथ बाद है, तो थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में हमें क्लासेस को रन करना पड़ेगा। हम अभी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ हैं, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं।
देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ कैसे कैसे आ पाएगी और उसके अकॉर्डिंग इस ऑफलाइन क्लासेस का फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे। क्लियर? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं भी पढ़ाना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर हो तो हम भी इस क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर? तो एक है मोड ऑफलाइन क्लासेस का, दूसरा मोड जो है वो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड क्लास में होता क्या है, हमारी ये जो पर्टिकुलर लाइव क्लास है ये रिकॉर्ड हो जाती है, या इन चीजों के लिए जो हम सेपरेट क्लास ऑफ द ऑफलाइन क्लास के अलावा कोई और रिकॉर्ड करते हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन पर डाल देते हैं। जैसे ही आप हमें फीस पेमेंट करते हो हम आपको अपनी एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास का जो वर्जन है ये आपको मोबाइल पर मिलता है, ठीक है, iOS हो या एंड्रॉयड हो जो भी, तो वहां पर आप हमारी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। इस रिकॉर्डेड क्लास में हम आपको डाउट सेशंस भी देते हैं ऑफलाइन। संडे आपकी क्लास होती है डाउट्स की, जिसमें अभी तक आपने जो कंप्लीट करा उसको हम शॉर्ट में रिवाइज करवाते हैं और कोई डाउट्स है तो वो क्लियर करते हैं और नेक्स्ट वीक का टारगेट हम देते हैं। क्लियर? तो उसको अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम ऑफलाइन क्लास पर ही फोकस करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम कोर्स कंटेंट के बारे में? क्लियर? हम ये कहाँ से कोर्स करेंगे, हम अपने असाइनमेंट्स आपको देंगे। नॉर्मली लास्ट ईयर तक हमारी प्रॉपर बुक कंपाइल्ड थी जिसमें थ्योरी भी था, प्रैक्टिकल भी था। क्योंकि कोर्स इस ईयर से चेंज हुआ है तो इसमें ये सारी एप्लीकेशन सारी की सारी अवेलेबल है। ये थ्योरी थोड़ी थोड़ी अभी सेट हो रही है, इसमें क्वेश्चंस कुछ कुछ नए डाले जा रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया जा रहा है इंक्लूडिंग थ्योरी। तो उसका भी आपको अभी इस ईयर के लिए हैंडआउट ही मिल जाएगा। लेटर ऑन स्टेजेस पे उस हैंडआउट को पूरी हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बुकलेट में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी, कोई स्पेसिफिक चैप्टर आप चाहते हैं? मैं अभी थ्योरी तो स्टार्ट नहीं करना चाहूंगा, वो थोड़ा सा लेटर स्टेज पे हम स्टार्ट करेंगे। हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल ये चैप्टर हमारे पास है, दैट इज फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांच, डिपार्टमेंटल। मैं हमेशा कोशिश ये करना कि ऐसा ना करें कि फाइनल अकाउंट करें और उसके बाद एनपीओ करें। इन दोनों में से एक चैप्टर पहले करना, उसके इमीडिएट बाद आप ब्रांच, डिपार्टमेंटल और लीज पर चले जाना, क्योंकि ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चैप्टर हो गए आपके तो आप एग्जाम में कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे? 2 क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो आइडिया ये होना चाहिए इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर पहले करो, फॉलोड बाय उसके इमीडिएट बाद क्या करो, 3 चैप्टर वो कवर करो। क्या क्या? ब्रांच, डिपार्टमेंटल और लीज। ठीक है? कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की कोई स्पेसिफिक चैप्टर स्टार्ट करो बच्चे, ये कोई भी कर दे। कॉलेज में कौन सा चल रहा है? ब्रांच कर दे, ठीक है। चलो पूछना है कुछ? लिखो बेटे। लिखो बच्चे, ब्रांच अकाउंट्स। देखो बेटे, मेरी आदत है कुछ कुछ डिक्टेट करना और जो जो मैं बोलूंगा ना वो लिखते रहना, नोटिंग करते रहना। प्रॉपर नोट्स बनते रहेंगे और जब भी रिवीजन हो उन चीजों को पढ़ लिया करो। स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखो, ब्रांच मीन्स प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर द सेम ओनरशिप ब्रांच मीन्स प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर द सेम ओनरशिप। बोर्ड पर लिखो। क्या ये पॉसिबल है ओनर ऑफ बिजनेस सेम है और उसके अंदर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस है? सोच के देखो, क्या एक ओनर की एक से ज्यादा शॉप्स हो सकती हैं? शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3।
सोचो और बताओ पॉसिबल है या नहीं है। तो इन सारी प्लेसेस ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो ब्रांच चैप्टर में हमें करना क्या है, हमें प्लेसेस ऑफ बिजनेस को ब्रांच बोलना है। इन तीनों प्लेसेस ऑफ बिजनेस में से किसी एक प्लेस ऑफ बिजनेस को ओनर डिक्लेयर करता है, ये हमारा मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, जिसको वो हेड ऑफिस बोल देते हैं। जिसको क्या बोल देते हैं, बोलो, हेड ऑफिस। ऑल अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस आर नोन एज ब्रांचेस। तो बोर्ड पर देखो, मैंने ब्रांच की डेफिनेशन में क्या लिखवाया, ब्रांच मीन्स प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर द सेम ओनरशिप। ओनर सेम है, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस को ब्रांच बोलते हैं। अब ब्रांच के अंदर कोई बोले हेड ऑफिस, किसको बोलते हैं, किसी भी एक मेन प्लेस ऑफ बिजनेस को जो कौन डिक्लेयर करता है, हेड ऑफिस, और सॉरी ओनर, उसको हेड ऑफिस बोल देते हैं। तो एक होता है हेड ऑफिस और सारी क्या हो गई, ब्रांचेस। आई एम क्लियर विद दैट, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। इन दिस चैप्टर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, इन दिस चैप्टर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच। इस चैप्टर में हमारा मोटिव क्या है, हमें सीखना है कैसे ब्रांच अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, कैसे ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, टाइप ऑफ ब्रांचेस। फॉर अकाउंटिंग, टाइप ऑफ ब्रांचेस फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड पर देखना, नोट बाद में करना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे बोर्ड पर देखो, ब्रांच को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो आप एक ही पेज पर हाफ आर्म डिवाइड करके दो ब्रांचेस लिख लीजिए। फर्स्ट डिपेंडेंट ब्रांच, सेकंड पार्ट में लिखिएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच। सुनो बच्चों, हमारे न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट ब्रांच हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कोर्स। तो हमारे कोर्स में सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, 3 में से सिर्फ 2 मेथड हमारे कोर्स में। तो एज सच मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सारा एक्सप्लेन करूंगा और फिर उस चीज पर आ जाऊंगा जो मेरे कोर्स के लिए रेलेवेंट है। बात समझ आ रही है? बोर्ड पर देखना, नोट मत करना। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है ब्रांच की अकाउंटिंग ब्रांच खुद नहीं करेगी, ब्रांच की सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा। ये डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करेगी, जर्नल एंट्री खुद रिकॉर्ड करेगी, लेजर खुद बनाएगी, ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाएगी। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्लासिफिकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्लियर? तो डिपेंडेंट ब्रांच में लिखिए इन दिस all accounting of branch is done at office. इंडिपेंडेंट ब्रांच के नीचे लिखिएगा इन दिस all accounting of branch is done at branch only. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस समझ आ गया आपको? हमारे कोर्स में डिपेंडेंट ब्रांच है या इंडिपेंडेंट ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच हमारे कोर्स का पार्ट है, तो हमें फोकस किस पर रखना है? डिपेंडेंट ब्रांच पर। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में आप दोबारा से हैशटैग डाल के लिखिएगा डिपेंडेंट ब्रांच। इसके आगे लिखिए देयर आर 3 methods. There are 3 methods to calculate branch profit. लिखिए फर्स्ट debtor system, second stock and debtor system, third branch trading and profit and loss account. क्लियर? अब देखो इसमें से हमारे एग्जाम में ये 2 मेथड है, डेटर सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये मेथड हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। नॉलेज पूरी होनी चाहिए और उस ट्रैक पर भी आना चाहिए जो हमारे कोर्स का पार्ट है। क्लियर? तो डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच का प्रॉफिट कितने तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? 3। फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड वेरी गुड, सेकेंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, थर्ड इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब ये बताओ कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया? यस। तो उसी तरीके से यहां पर भी ट्रेडिंग एंड P&L बनता है, बट मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है तो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो अब हम पूरी की पूरी मेहनत किस चीज में लगाएंगे? डेटर सिस्टम को समझने में। जब हम डेटर सिस्टम समझ जाएंगे तो हम ब्रांच की वर्किंग सीख जाएंगे, सारी चीजें समझ जाएंगे। इसको कंप्लीट करने में कंपैरेटिवली ज्यादा क्लास लगेंगी और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को कंप्लीट करने में कंपैरेटिवली कम क्लास लगेंगी। रीजन सिंपल, जब हम डेटर सिस्टम सीख रहे हैं हम ब्रांच की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, थोड़ा आराम से चलेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पर आएंगे, ब्रांच की अकाउंटिंग तो मुझे आती ही है, बट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका है। कोई भी एक क्वेश्चन दोनों में से किसी मेथड से भी पॉसिबल है करना। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन दोनों में से किसी भी मेथड से पॉसिबल है करना। फाइनल प्रॉफिट की फिगर सेम आएगी। एग्जाम में बैठे क्या करना है? आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट देखनी है लास्ट में, क्या उसने क्वेश्चन डेटर सिस्टम से सॉल्व करने के लिए बोला है या फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से सॉल्व करने के लिए बोला है। यहां तक भी क्लियर है? चले स्टार्ट करें। डेटर सिस्टम लिखो
देखो जी, डेटर सिस्टम, डेटर सिस्टम in this method we will prepare branch account in the books of head office in order to calculate branch profit नोटिंग कंप्लीट। बोर्ड पर देखना, नोट मत करना बच्चे। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए? ब्रांच का प्रॉफिट, यही मोटिव है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बोर्ड पर देखना, नोट मत करना प्लीज। हमें हेड ऑफिस की बुक में एक अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट। इस अकाउंट को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्या? एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन इन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो ये अकाउंट इस एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन इन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन इन बिटवीन, एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन इन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। बच्चों बोर्ड पर देखो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये एंट्रीज कौन रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस या ब्रांच? हेड ऑफिस। क्यों? हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच में सारी ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? हेड ऑफिस। अब देखो, मैंने लिखा बुक्स ऑफ एचओ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ये ब्रांच अकाउंट कौन बनाएगा? हेड ऑफिस, इसीलिए लिखा बुक्स ऑफ एचओ। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ये ऊपर हेडिंग बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नहीं लिख रहे, तो आप एग्जामिनर को कह रहे हो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस की बुक के अंदर सब होता है, मेरा प्लीज 1 या 2 नंबर काट लीजिए। तो आपको हर क्वेश्चन में बुक्स ऑफ एचओ जरूर लिखना है, ये नोट नहीं करना, अभी नोटिंग यहां पर है। बुक्स ऑफ एचओ, इसमें ट्रांजैक्शन, बोर्ड पर देखना, नोट मत करना। जब भी कोई हेड ऑफिस ब्रांच ओपन करता है तो सबसे पहले वो ब्रांच को सामान देगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच की ट्रांजैक्शन आएगी, कहेगा ये सामान आप लीजिए और इसको सेल कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन यूजुअली क्या होती है बोलो तो? गुड्स सेंड टू ब्रांच। किसने सामान भेजा? हेड ऑफिस ने। किसको? ब्रांच को। ट्रांजैक्शन 1 समझ आती है। सेकेंड, डे 1 से ये जरूरी थोड़ी है कि ब्रांच इतना कैश जनरेट करे कि एक्सपेंसेस भी मीट आउट हो जाए। तो नॉर्मली हेड ऑफिस ब्रांच को रेगुलर बेसिस पर कैश भेजता है। ये कैश क्यों भेज रहा है? एक्सपेंसेस के लिए। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन आती है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ये फॉर एक्सपेंसेस ना एज सच साइलेंट होता है।
सिर्फ ऐसा लिखा हो कैश सेंड टू ब्रांच, इट इज अज्यूम्ड कि कैश किस लिए भेजा है, एक्सपेंसेस के लिए भेजा। तो हेड ऑफिस ने जब भी ब्रांच ओपन करी उसको सामान भेजा, कैश भेजा। अब ब्रांच क्या करेगा, इस सामान को सेल करेगा, यस और नो। तो यहां पर सेकंड थर्ड ट्रांजैक्शन आती है कैश सेंड बाय ब्रांच टू एच। हेड ऑफिस की एक्सपेक्टेशन क्या है, हेड ऑफिस की एक्सपेक्टेशन ब्रांच से है सामान को सेल करो, सेल करके जितना कैश जनरेट हो सारा कैश किसको भेज दो, हेड ऑफिस को। अब आप कैश अपने पास रखोगे तो नहीं एक्सपेंस के लिए, क्योंकि एक्सपेंस के लिए कैश तो हमने भेजा था। तो इस चीज को टेक्निकली बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस का क्या मतलब होता है, कितना कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा। अब हो सकता है जो सामान भेजा वो डिफेक्टिव था, अनसेलेबल है, तो अब ब्रांच इसको क्या करेगी, नॉर्मली हेड ऑफिस को वापस भेजेगी। तो लास्ट ट्रांजैक्शन आती है फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। सोच के देखो, कभी भी कोई हेड ऑफिस ब्रांच ओपन करता है तो ये 4 ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। अब अज्यूम करके चलो मेरा ये मार्कर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं हेड ऑफिस हो गया, मैं दिल्ली में हूं, मैंने हरियाणा में जाकर एक ब्रांच ओपन करी, बोला कि इस मार्कर को आप सेल करोगे। तो जब भी मैंने ब्रांच ओपन करी तो मैं क्या करूंगा, ये सामान ब्रांच को भेजूंगा, ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजूंगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरी एक्सपेक्टेशन ब्रांच से क्या है, ब्रांच सेल करे, जितना कैश जनरेट हो मुझे भेज दे, कैश सेंड बाय ब्रांच टू एचओ। अगर ये मार्कर डिफेक्टिव है, अनसेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहेंगे, ब्रांच से आप सामान वापस भेज दो। ये फोर्थ ट्रांजैक्शन, ये वो ट्रांजैक्शन है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांच के यहाँ और ट्रांजैक्शन होती होंगी, ब्रांच ने सेल करा, ब्रांच ने एक्सपेंस पे करे, उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंटली सिर्फ वो ट्रांजैक्शन चाहिए जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती है। आई एम ओके विद दैट। तो मुझे आपको ये 4 जर्नल एंट्री सिखानी है, सिर्फ 4 जर्नल एंट्री, और 4 जर्नल एंट्री सिखाने के बाद मुझे सिर्फ आप 10 मिनट दीजिए, मैं ब्रांच का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो समझा दूंगा। आती है बात समझ? तो आप ये ट्रांजैक्शन लिखें, 3 लाइन का स्पेस छोड़े एंट्री के लिए, सेकंड ट्रांजैक्शन लिखें, 3 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा, एंट्री में लिखवाऊंगा। नोटिंग कर लिए? अब बेटे ये सारी एंट्री बताओ मेरे को, हेड ऑफिस की बुक में सीखनी है या ब्रांच की बुक में? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, तो हेड ऑफिस अपनी बुक में एक एंट्री पास करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट
टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस ने जितने रुपए का सामान ब्रांच को भेजा, ब्रांच को अपना डेटर बना लिया। इतने रुपए का सामान हमने ब्रांच को भेजा है, ठीक है। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब ये बेटे अज्यूम करके चलो हर महीने में एक बार हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है, तो पूरे साल में उसने 12 टाइम्स ये एंट्री पास की होगी। तो अगर कोई पूछे ईयर एंड पे टोटल कितने रुपए का सामान हमने ब्रांच को भेजा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस है ये डिनोट करता है इतने रुपए का सामान हमने किसको भेजा? ब्रांच को भेजा। क्लियर है? आती है बात समझ? ये एंट्री समझ आती है? जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजेगा, हेड ऑफिस अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। सेकेंड एंट्री देखो, कैश सेंड टू ब्रांच। हमने ब्रांच को कैश भेजा, तो कैश अगर भेजा तो हम कैश अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे, या फिर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जो मर्जी बोलिए। और किसको डेबिट करेंगे बोलो तो? ब्रांच अकाउंट को। तो जनरल एंट्री तो बहुत सिंपल है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब जब हमने ब्रांच को कैश भेजा तब तब ये एंट्री होगी। अब ये बताओ, अगर एक महीने में एक बार ही कैश भेजा तो पूरे साल में कितनी बार भेजा होगा? 12 टाइम्स। ऐसा भी तो हो सकता है एक महीने में 2 बार कैश भेजने की जरूरत पड़ जाए, तो 2 बार ही एंट्री होगी। सिंपल एंट्री तो यही है। आई एम क्लियर विद दैट। अब हेड ऑफिस की एक्सपेक्टेशन ब्रांच से क्या है? ब्रांच सामान सेल करे, जितना कैश जनरेट हो वो कैश किसको भेजे? हेड ऑफिस को। इसको बोलते हैं कैश सेंड बाय ब्रांच टू एचओ, या एक ही वर्ड और रेमिटेंस की एंट्री। रेमिटेंस का मतलब हम क्या समझते हैं? इतना कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, तो हेड ऑफिस को तो कैश मिल रहा है ना, हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। एंट्री समझ आती है बच्चे? जब भी कैश हेड ऑफिस ने रिसीव करा, किससे? ब्रांच से, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। अगर कुछ गुड्स रिटर्न आ गए, ब्रांच ने रिटर्न किया, तो गुड्स रिटर्न के लिए नॉर्मली अलग अकाउंट ओपन नहीं करते, इसी एंट्री को रिवर्स कर देते। इसी एंट्री को क्या कर देते हैं? रिवर्स। सामान वापस आया तो एंट्री पास करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 4 एंट्रीज का बेस लेकर चलना है। इन 4 एंट्रीज को दिमाग में रखिएगा। अभी ब्रांच अकाउंट से ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? हेड ऑफिस की बुक में क्या बनाना है? ब्रांच अकाउंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक फ्रेश पेज यूज करो, ऊपर लिखो बुक्स ऑफ एचओ, प्रॉपर पूरे पेज पर ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट डिराइव कर दो। सुनो बच्चों, इस ब्रांच अकाउंट से मुझे ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इस ब्रांच अकाउंट से ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मेट पे फोकस करो, बोर्ड पर नोट बाद में करना। बोर्ड पर देखो, यहां लिखेंगे ओपनिंग एसेट्स एट ब्रांच।
यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग एसेट्स एट ब्रांच। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग एसेट डेबिट साइड पर, क्लोजिंग एसेट क्रेडिट साइड पर। ओपनिंग लायबिलिटीज एट ब्रांच क्रेडिट साइड, क्लोजिंग लायबिलिटीज एट ब्रांच डेबिट साइड। चार चीजें लिखनी है इस अकाउंट में सबसे पहले, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। एज इफ कि ब्रांच की एसेट और लायबिलिटी का कंबाइंड अकाउंट आप बना रहे हो। कंबाइंड एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं? ब्रांच के पास ब्रांच का कैश हो सकता है, जिसको मैं कैश एंड बैंक लिख रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस है। ब्रांच के पास स्टॉक का बैलेंस हो सकता है, ब्रांच ने सेल क्रेडिट पर करी तो डेटर का बैलेंस हो सकता है। और सोच के बताओ एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है? कोई भी एसेट सोच ले, बोल। फर्नीचर, ब्रांच का फर्नीचर हो सकता है। कोई भी एसेट सोच, कोई भी। लैंड एंड बिल्डिंग बोलते हैं, ब्रांच के बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है। यस और नो? ठीक है, तो जितनी एसेट्स हैं सारी एसेट यहां लिखनी है। ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा, ओपनिंग यहां पर आएगा तो क्लोजिंग यहां पर आएगा। मैंने लिख दिया ब्रांच फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में सारी चीजें आ गई ना बेटे। फिर मैंने लिखा ब्रांच पेटी कैश, फिर मैंने लिख दिया एक्सेट्रा, सारी चीजें आ गई। पेटी कैश और कैश में एक डिफरेंस होता है। कैश मेन कैश का बैलेंस है, पेटी कैश कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस की पेमेंट के लिए सेपरेट कैश रखा गया है दोनों कैश। क्लियर? ऐसे इन सबका क्लोजिंग बैलेंस है तो यहां लिखूं, सीक्वेंस मेरा मैच करवाना। सबसे पहले क्या लिखूं? ब्रांच कैश एंड बैंक। कोई मेरे को बताएगा ये कैश एंड बैंक और इस कैश एंड बैंक में अंतर क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर? ब्रांच स्टॉक, फिर बताओ डेटर, और बताओ ब्रांच फिक्स्ड एसेट, और बताओ पेटी कैश। इसके बाद एक्सेट्रा लिखूं। ये इस तरीके से नोट करना कि यहां के बाद कम से कम 4 लाइन का स्पेस बच जाए, 4 लाइन का स्पेस बच जाए। कॉपी करो।
नोटिंग कंप्लीट है। आई रिपीट वंस अगेन, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट याद कैसे होगा? ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। अभी तक इतना है। एसेट्स में सारी एसेट्स का अलग अलग बैलेंस, जितनी एसेट ब्रांच के पास है। ओपनिंग है तो 99% क्लोजिंग भी होगी। अब ओपनिंग लायबिलिटी, ब्रांच की लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है ब्रांच क्रेडिटर हो सकता है ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, ब्रांच प्रोविजंस ऑन डेटर एटसेट्रा। क्लोजिंग लायबिलिटीज में भी लिख दो ब्रांच क्रेडिटर, ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ब्रांच प्रोविजन ऑन डेटर एटसेट्रा। ठीक है, इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद सिर्फ आपको इस अकाउंट के अंदर बचे ये 4 एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के बाद इस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो ब्रांच का प्रॉफिट या ब्रांच का लॉस, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। सर इतना आसान? हाँ इतना आसान। सर ओपनिंग एसेट का बैलेंस गिवन होगा? हाँ गिवन होगा। ओपनिंग लायबिलिटीज गिवन होंगी। क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन होंगी। सर 4 ट्रांजेक्शन दी होंगी? हाँ गिवन होंगी। तो एक ही करके ट्रांजैक्शन लिखा होगा, आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है। इतना आसान है यार। ये बताओ इस एंट्री की पोस्टिंग ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? यस बच्चे, डेबिट साइड। क्या लिखूं मैं डेबिट साइड? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। एक गुड सेंड टू ब्रांच है। इस एंट्री को बताओ ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। लिख दें टू कैश, ब्रैकेट में लिखें कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब सुनो, इस एंट्री की पोस्टिंग ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखें? बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो रेमिटेंस। क्या लिख दो ब्रैकेट में? रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब बताओ क्या होता है? कितना कैश ब्रांच ने किसको भेजा? हेड ऑफिस। लास्ट एंट्री गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। एंट्री की पोस्टिंग कहां पर? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में रिटर्न लिख देना। अब सुने, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ जाए तो इसको हम ब्रांच का प्रॉफिट बोलेंगे। देखते रहना, ब्रांच प्रॉफिट बोलेंगे। ब्रांच के प्रॉफिट को हेड ऑफिस अपने पीएनएल में ट्रांसफर करेगा। दोबारा सुनो, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ जाए, बैलेंस कब आएगा? जब इस साइड का टोटल ज्यादा होगा। अब यहां टोटल लिखेंगे, सेम टोटल यहां लिखेंगे, इस टोटल में से सारी चीजें माइनस करेंगे, बैलेंस आ गया। तो इस बैलेंस को बोलेंगे क्या? ब्रांच प्रॉफिट। और ब्रांच के प्रॉफिट को हेड ऑफिस कहां ट्रांसफर करेगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसीलिए लिखते हैं टू एचओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्रांच प्रॉफिट और नीचे लिख दो बैलेंसिंग फिगर। नीचे क्या लिख दो बच्चे? बैलेंसिंग फिगर। अब बाई चांस गलती से बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ जाए तो इसका मतलब ये ब्रांच का लॉस है। ब्रांच के लॉस को भी हेड ऑफिस कहां ट्रांसफर करेगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चे ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं बीच वाली, ठीक है? सीधी हो नीचे लाइन ड्रॉ करें। नहीं नहीं नहीं, बिना स्केल के। चलो ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। अब ये बताओ कॉन्सेप्ट में क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं, आसान नहीं है। मैं तो कहूँगा बहुत आसान है। आसान नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ अपने आप में ये क्लियर रहना कि ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। ब्रांच में ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, कोई चिंता मत करना, सारी चीजें गिवन होंगी, सारी चीजें गिवन होंगी। उसके बाद 4 ट्रांजैक्शन पोस्ट करो, कौन सी? जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती है, दैट्स इट। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेटर से निकालो। अब कुछ बच्चे यहां मुझे बोलते हैं कि सर बचपन से हमें जब भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना था तो हमें हमेशा सिखाया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, सेल लिखते हैं, यहां सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। Expenses like depreciation, expenses like bad debt, expenses like salary, फिर यहां जो बचता है वो नेट प्रॉफिट बचता है। Yes or no? तो मैं ये बोलूंगा दिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दिस ब्रांच अकाउंट इज वन एंड द सेम थिंग। कोई दोनों में डिफरेंस नहीं। ओपनिंग स्टॉक यहां पर है, यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर है, क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक भी है, ठीक है। सर एक्सपेंसेस तो यहां है बट यहां पर तो कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं। सर सेल यहां पर है, यहां पर तो कोई सेल है ही नहीं। यहां पर एसेट लायबिलिटी है, यहां पर तो कोई एसेट लायबिलिटीज है ही नहीं। इसको आप एक्सप्लेन करो। मैं कहूंगा पहले सेल को एक्सप्लेन कर दे। अज्यूमिंग हमने पूरे ईयर में 1 लाख रुपीस का सेल करा, दैट इज टू कैश सेल। तो ब्रांच ने 1 लाख रुपए का सामान बेचा। जो ब्रांच के पास कैश आया, ब्रांच ने क्या करा होगा? रेमिट करा होगा। तो रेमिटेंस की फिगर 1 लाख आई ना। ये 1 लाख और कुछ नहीं, सेल ही तो है। ये 1 लाख और कुछ नहीं, सेल ही तो है। आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी है सारी की सारी कैश सेल हो। मैं कहूंगा बेटे मान ले इस 1 लाख में से 80,000 की कैश सेल है, 20,000 की क्रेडिट सेल है, तो डेटर क्रिएट हो गए। अब ये सोचो जो कैश आया वो रेमिट कर दिया, रेमिटेंस 80,000। जो क्रेडिट सेल है अगर कैश नहीं मिला तो क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर आया ना यहां पर। तो बाय वन वे और अनदर सेल इज कमिंग टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। क्या वो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल? यस सर। आती है बात समझ? सर यहां तो डेप्रिसिएशन लिखते हैं, यहां पर कोई डेप्रिसिएशन है नहीं। यहां पर आपने ओपनिंग फिक्स्ड एसेट लिखा, अज्यूमिंग 100, 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन आया, तो कोई बताएगा क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट कितना बचा होगा? 90। तो आप ये डेप्रिसिएशन नहीं लिखते बट ओपनिंग फिक्स्ड एसेट 100 लिखते हो, क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन के बाद 90 लिखते हो। तो अपने आप जो डिफरेंस है 10 रुपीज ज्यादा डेबिट साइड आ रहा है ना, वो और कुछ नहीं, क्या है? डेप्रिसिएशन है।
आप कहोगे सर सैलरी, अज्यूमिंग 50 रुपीज की सैलरी है, तो इस सैलरी की पेमेंट के लिए कैश कहां से आया? हेड ऑफिस से आया। कितना आया? 50 आया। तो ये 50 रुपीज का कैश आया होगा डेबिट साइड। ये और कुछ नहीं, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी पेमेंट है। तो एक्सपेंस ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपेंस 60 है और कैश मिला 50। आपको 50 का कैश मिला तो 50 का एक्सपेंस पे हुआ होगा, 10 रुपीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया होगा। जो आउटस्टैंडिंग रह गया होगा वो यहां पर है। 50 और 10 60 टोटल तो आ गया। इसका मतलब हम बोले ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और ये ब्रांच अकाउंट एक ही चीज है, बनाने का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और कुछ नहीं। क्लियर? तो इस ब्रांच अकाउंट के नीचे इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 लिखिए। In the above branch account, only transaction in between head office and branch are recorded full stop. All other transactions are automatically adjusted. All other transactions are automatically adjusted within opening and closing balance of asset and liabilities. For example, bad debt, comma, depreciation, comma, sale, comma, expense paid by branch, comma, loss of stock, etc. बोर्ड पर देखो, जिस बच्चे ने ये चीज सीख ली कि इस ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आती है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होगी, ऑल अदर ट्रांजैक्शन आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, रिकॉर्ड होगा। ब्रांच ने सामान सेल करा, रिकॉर्ड नहीं होगा। ब्रांच को कस्टमर से कैश मिला, रिकॉर्ड नहीं होगा। बट जब सेम कैश ब्रांच एचओ को भेजेगा, रिकॉर्ड होगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा एक्सपेंस के लिए, रिकॉर्ड होगा। बट ब्रांच ने एक्सपेंस पे करा, रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर कोई लॉस ऑफ स्टॉक है तो वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर कोई सेल की गई है तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैश, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग डेटर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 गुड्स सेंड टू ब्रांच, ट्रांजैक्शन नंबर 2 कैश सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड बाय ब्रांच टू एचओ एंड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। दैट्स इट।
ऑल अदर ट्रांजेक्शन आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, मुझे कुछ नहीं करना। आती है बात समझ? लिखो जी, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2, रिलेटिंग टू ब्रांच डेटर। सुनो बच्चे, इस ब्रांच अकाउंट को सपोर्ट करने के लिए मुझे ओपनिंग डेटर चाहिए। कहां पर? ओपनिंग एसेट में, यस और नो? क्लोजिंग डेटर चाहिए क्लोजिंग एसेट में। डेटर से जितना कैश मिला वो कैश ब्रांच एचओ को भेजेगा, रेमिटेंस का पार्ट होगा। तो रेमिटेंस के लिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर चाहिए। तो डेटर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इन तीनों में से कुछ नहीं दिया तो ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूं, इफ ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज नॉट गिवन, देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि उसके बिना ये अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। आप कहोगे सर क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, जबकि डेटर की और सारी इंफॉर्मेशन दी थी, तो आपको तो डेटर अकाउंट बनाना चाहिए था ना। सर ओपनिंग डेटर गिवन है, क्लोजिंग डेटर गिवन है, कोई बात नहीं, हमने तो दोनों लिख दिए। रेमिटेंस गलती के लिए होगी फिर आपकी, क्योंकि रेमिटेंस के लिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर चाहिए। क्लियर? तो लिखो, इफ ओपनिंग ब्रांच डेटर और क्लोजिंग ब्रांच डेटर और कलेक्शन फ्रॉम डेटर is not given, then we prepare memorandum branch debtor account। लिखो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। देख बेटे, ब्रांच का डेटर अकाउंट ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ब्रांच अपनी एंट्री तो रिकॉर्ड करने रही, तो ये ब्रांच का डेटर अकाउंट हेड ऑफिस बना रहा है ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको मेमोरेंडम बेसिस पे बनाना पड़ेगा। ये हेड ऑफिस की बुक में डबल एंट्री का पार्ट नहीं, ये हेड ऑफिस की बुक में किसी जनरल एंट्री का पार्ट नहीं है। तो ये सिर्फ हम ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच का डेटर अकाउंट बना रहे हैं। क्लियर? तो देखो, ब्रांच का डेटर अकाउंट, ये डेटर अकाउंट कैसे बनता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर लिखेंगे, क्रेडिट सेल आया तो वो लिखेंगे, कैश रिसीव्ड लिखेंगे, ठीक है। अभी बताओ, कैश रिसीव होते होते हो सकता है बैड डेट हो जाए, तो बैड डेट हो जाए तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बैड डेट, हो सकता है हमें डिस्काउंट देना पड़े तो डिस्काउंट अलाउ,
हो सकता है कोई सेल्स रिटर्न हो जाए, तो सेल्स रिटर्न ये डेटर अकाउंट से रिलेटेड नॉर्मल एंट्रीज है। हमें ब्रांच अकाउंट में इस अकाउंट से क्या क्या चाहिए, मैं सर्कल लगा रहा हूं। ये बताओ ओपनिंग बैलेंस और डेटर ब्रांच अकाउंट में चाहिए कि नहीं, ओपनिंग एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस और डेटर चाहिए कि नहीं, यस। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर रेमिटेंस का पार्ट होता है, वो चाहिए। कभी भी इन तीनों में से कोई भी फिगर गिवन ना हो तो हमें क्या बनाना है, ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाना है। इस अकाउंट में स्टार बना देना, बेटर है इस अकाउंट को हम हर क्वेश्चन में प्रिपेयर करें, क्योंकि बेटे ये मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए इतने क्वेश्चंस कर करके कि डेटर अकाउंट हमेशा जरूरत पड़ती है ब्रांच के क्वेश्चन में। तो बेटर है हम एक्सपीरियंस को यूज करें हर क्वेश्चन में, ये सोचने और समझने से पहले कि इस अकाउंट की जरूरत है या नहीं, बना ले अकाउंट। इतनी बात समझ आती है। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 कंप्लीट। आज की क्लास का लास्ट इंपॉर्टेंट नोट है इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3। देखो जी, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब बताओ, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, जितना कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा या हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा। ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा। तो रेमिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मेमोरेंडम बेसिस पर ब्रांच का कैश अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक है, बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक है। अब मेरे को सोच के बताओ, ब्रांच के लिए सोर्सेज ऑफ कैश क्या क्या है, ब्रांच को कैश कहां कहां से मिल सकता है, सोच के बताओ। डेटर से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, एनी अदर? सामान सेल करेंगे तो कैश सेल भी तो हो सकती है, सोचो। सामान सेल करेंगे तो कैश सेल भी तो पॉसिबल है। तो सबसे पहला सोर्स ब्रांच के लिए होता है कैश सेल, फिर होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ब्रांच के पास कोई पुरानी एसेट है, पुरानी एसेट को सेल कर दिया, तो वो भी तो कलेक्शन है ना, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। हो सकता है ब्रांच का स्टॉक इंश्योर्ड था और वो स्टॉक का लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ स्टॉक के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल सकता है, क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। ये मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं जो हमारे क्वेश्चंस में ना यूज होते हैं। आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी आप सोच सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि सर ऐसा हो सकता है कि ब्रांच के पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। आइडिया इज दैट ब्रांच के पास कैश है,
ब्रांच के पास कैश हेड ऑफिस से भी आ सकता है। कोई बताएगा हेड ऑफिस ब्रांच को कैश क्यों देगा? एक्सपेंस। तो मैं यहां लिखता हूं फॉर एक्सपेंस। अब मेरे को एक चीज सोच के बताना, जब एक्सपेंस के लिए कैश आया ब्रांच को हेड ऑफिस से, तो एक्सपेंस पे करना है या नहीं है? देयर मस्ट बी अ फिगर ऑफ एक्सपेंस पेड, यस और नो? तो अपोजिट साइड जाकर एक्सपेंस पेड भी लिखना मैंडेटरी है। बोर्ड पर देखो, मस्ट बी का क्या मतलब होता है? बोर्ड पर देखो, अगर 100 रुपीज हेड ऑफिस से कैश मिला एक्सपेंस के लिए और एक्सपेंस पेड की फिगर 100 दी है, तो यहां पर भी 100 लिखो। एक्सपेंस पेड की फिगर 80 दी है, तो यहां 80 लिखो। हो सकता है एक्सपेंस पेड 120 हो, यहां 120 लिखोगे। सर कम ज्यादा कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटे, जरूरी थोड़ी है जितना कैश दिया उतना ही एक्सपेंस पेड हो। अगर वो कम ज्यादा है तो अपने आप वो क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर कैश सेंड टू ब्रांच लिखा हुआ है, एक्सपेंस के लिए 100, एक्सपेंस पेड की फिगर मिसिंग है, तो आप सेम एज्यूम करोगे, 100 मिला 100 पे करो, बात करो। ये मस्ट बी का मतलब है जब जब हेड ऑफिस से कैश मिलता है एक्सपेंस के लिए, तो एक्सपेंस पे की फिगर होना जरूरी है। क्वेश्चन में दी है वो ले लेंगे, नहीं दी सेम टू सेम एज्यूम करें। क्लियर है? अब पेमेंट, ब्रांच हो सकता है कैश परचेज करे, वो पेमेंट है। ब्रांच हो सकता है क्रेडिटर को पेमेंट करे, वो पेमेंट है। अब जितनी बैलेंसिंग फिगर बची वो हेड ऑफिस को रेमिट कर रही है। ये रेमिटेंस आ गया। अब देखो बेटे, ये वाला अकाउंट भी हमेशा क्वेश्चन में बनाना, ये मत सोचना कि बनाना है या नहीं बनाना। हमसे अगर चैप्टर सीख रहे हो तो हमारे तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना, बुक के सॉल्यूशन देखकर कॉन्सेप्ट मत बनाना। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन अगर आप करो तो ब्रांच अकाउंट अगर बनाना है तो डेटर अकाउंट और कैश अकाउंट जरूर बनेगा। 99.99% इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैश अकाउंट में या तो ओपनिंग कैश गिवन नहीं होगा, क्लोजिंग कैश गिवन नहीं होगा, या रेमिटेंस गिवन नहीं होगा। 99% रेमिटेंस गिवन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ आया? क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डेटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए मेरे हिसाब से 8 to 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है मैं 8-9 कॉन्सेप्ट तक जाऊंगा फिर क्वेश्चंस पर आऊंगा, ऐसा नहीं है। 3 कॉन्सेप्ट हो गए, 3 कॉन्सेप्ट के इमीडिएट बाद में एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर एक क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर? एक बार वेट करना बेटे, नेक्स्ट क्लास डिसाइड करना।